हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण को हल करना सीखेंगे। बच्चों, युगपत का अर्थ होता है साथ साथ होना। जैसे समीकरण लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर ऋण c1। जब यह c1 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। मान लीजिए यह समीकरण 1 है और दूसरा है a2x और प्लस b2y बराबर करेंगे तो यह जब c2 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ माइनस c2 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1 और b1 और c1, ठीक है ना, या a2 b2 और c2 ये क्या है, अचर राशि है। ठीक है ना। और x y क्या है, चर राशि है। तो यहाँ दो चर राशि है x और y, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब जैसे प्रथम समीकरण में x के सापेक्ष जो y का मान बहुत निकलेंगे, तो x के सापेक्ष y के मानों में x और y के जो मान दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है ना, वही युगपत समीकरण का हल होता है। अब युगपत समीकरण का हल कैसे होता है, अब हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं। ठीक है ना। जैसे युगपत समीकरण का हल, युगपत समीकरण का हल, ठीक है ना। तो हम एक समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 और तथा दूसरा समीकरण ले लेते हैं 3x ऋण वाई, 3x ऋण वाई बराबर 10। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा दो समीकरण हो गया। एक प्रथम समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 और द्वितीय समीकरण है 3x ऋण वाई बराबर 10। तो यहाँ 2 और 5 अचर राशि है, यहाँ 3 और 10 अचर राशि है और x और y क्या है, चर राशि है। अब हम एक सारणी बनाएंगे x के सापेक्ष y का मान, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष y का मान हम लिखेंगे कम, इसलिए कि जगह कम है, बस आप समझते चलिए। अब जैसे देखिए यहाँ x है और यहाँ y कर दिए, तो x के सापेक्ष y का मान जब निकालेंगे, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, तो यह 2 प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। इस तरह से 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, ये घट जाएगा तो -2 बराबर 3 हो गया। अर्थात x बराबर जब 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और x बराबर 2 रख दीजिए, तो जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणते 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 धन y बराबर 5 हो गया, तो y बराबर, अब यहाँ 4 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब x बराबर आप 3 रखिए, तो x बराबर जब 3 रखेंगे तो 2x है, ठीक है, 2x प्लस y बराबर 5 है, तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 धन y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऋण 6 बराबर ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अगर y बराबर x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो गया, ऋण 1 हो गया। ठीक। अब x बराबर 4 रख दीजिए, जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, जब 8 इधर जाएगा तो यहाँ 5 ऋण 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3, यानी x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा ऋण 3। अब x का मान अगर आप 0 रख दीजिए, देखिए, तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह
जीरो हो गया, जीरो का जब गुणा करेंगे 2 में तो जीरो हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर 5, अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब ऋण 1 रखिए, तो जब ऋण 1 रखेंगे तो 2x है, ठीक है। तो 2 में जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो यह ऋण 2 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ अगर ऋण 1 रखेंगे x का मान तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ऋण 2 रखेंगे तब, जब ऋण 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ऋण 4 हो जाएगा। जब ऋण 4 इस साइड में जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, अर्थात 9 हो जाएगा। अगर s का मान -2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब s का मान अगर 3 रख दीजिए तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी ऋण 3 करिए, 3 वाला हो चुका है। तो ऋण 3 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब यश का मान ऋण 3 हो जाएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ ऋण 6 हो जाएगा। अब जब ये ऋण 6 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, राइट साइड में, तो ऋण का धन हो जाएगा, अर्थात 11 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 11। तो इस तरह से आप देखें ना। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, ये है 3x ऋण y बराबर 10। 3x ऋण y बराबर 10। अब इसका आप साड़ी बना लीजिए ऐसे, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। अब देखिए x का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, तो ऋण y बराबर जब ये इधर जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, अर्थात 10 में से ऋण 3 घटेगा तो 7 बचेगा ना। तो यहाँ ऋण y बराबर 7 हुआ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। y बराबर ऋण 7, यानी x बराबर जब 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा ऋण 7, ठीक है ना। अब x बराबर 2 रखिए, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3x है और ऋण y है और बराबर 10 है। जब x बराबर अगर आप 2 रख दीजिए, ठीक, x का मान 2, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण y बराबर 10। तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, 10, ये इस साइड में जाएगा तो ऋण 6, तो ऋण y बराबर हो गया कितना, 4। अब ऋण y बराबर 4 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4। तो यहाँ जब x का मान 2 रखे तो y का मान कितना हो गया, ऋण 4 हो गया। और जब x का मान 3 रख दीजिए, तो जब x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर -9 हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा a। तो ऋण y बराबर 1 है तो y बराबर हो जाएगा ऋण 1, ठीक है। तो यहाँ जब 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया ऋण 1। अब ऋण 4 सॉरी, अब y का मान 4 रखिए, तो 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो गया, ठीक है ना। तो जब 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12। अब जब ये इस साइड में जाएगा तो यहाँ ऋण 12 हो गया। अब देखिए ऋण 12 में से 10 घटाएंगे तो बच जाएगा ऋण 2, तो y बराबर 2 हो जाएगा। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो y का मान 2 हो गया। अब 0 रख कर देखिए, जब 0 रखेंगे x का मान तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, 10, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 10। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा ऋण 10। अब x का मान ऋण 1 रखने पर, x का मान ऋण 1 रख दीजिए, ठीक है। तो जब ऋण 1 का गुणा होगा तो यह ऋण 3 हो जाएगा। अब जब ऋण 3 तो ऋण y बराबर करेंगे तो यह जाएगा तो धन 3 हो जाएगा, यहाँ पर धन
3 हो गया, तो 10 3 13 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 13 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 13, y बराबर हो जाएगा ऋण 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ आप ऋण 1 रखेंगे x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, ऋण 13। तो x का मान जब ऋण 2 रखेंगे, x का मान ऋण 2, तो x का मान ऋण 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, धन 6, यानी ऋण y बराबर 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 16 हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर हो जाएगा ऋण 16। x बराबर ऋण 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 3 9, ऋण 9 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ धन इधर जाएगा तो धन 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 10 9 19 में ऋण 19, यहाँ हो जाएगा ऋण 19। तो बच्चों जब दोनों समीकरण को आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 दोनों समीकरण में है। x बराबर 3 और y बराबर ये वाला है, ये जो है हिस्सा यहाँ पर और ये यहाँ पर, यह दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। तो x बराबर 3, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बराबर 3 और y बराबर क्या है, ऋण 1। तो x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। अर्थात यह समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 तथा 3x ऋण y बराबर 10 का ये क्या है, यह हल होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं युगपत समीकरण का हल। तो यहाँ पर अगर उत्तर की जांच करेंगे तो दोनों समीकरण को यह संतुष्ट कर देगा। देखो ना, जब x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। और y बराबर ऋण 1 रखेंगे तो 6 में से ऋण 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए 3x ऋण y बराबर 10, तो यहाँ x बराबर अगर आप 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो गया, और y का मान जब ऋण 1 रखेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो 9 और 1 मिल करके यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम युगपत समीकरण को हल करते हैं। अब बच्चों हम एक समीकरण और लेते हैं, जैसे 2x धन y बराबर 5 और दूसरा ले लेते हैं 4x धन 2y बराबर 10, ठीक है ना। यहाँ एक लिख देते हैं, यह दूसरा समीकरण लिख देते हैं। तो क्या आप यह मानेंगे कि ये अलग अलग समीकरण है? तो यह अलग अलग समीकरण कदापि नहीं है, क्योंकि प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों में यानी बराबर के बाएं पक्ष और बराबर से दाहिने पक्ष में क्या है, 2 का गुणा करके बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे 2 दूनी 4x और y में 2 का गुणा किए 2y और 5 में 2 का गुणा किए 5 दूनी 10। तो ये अलग अलग समीकरण किसी भी दशा में नहीं है, ये एक ही समीकरण है। अतः अगर ऐसे समीकरण का हमें मान निकालना होगा तो x और y के जो है अनंत मान होंगे, कोई एक अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग युगपत समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों युगपत समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, जैसे यहाँ समीकरण है x धन 2y बराबर 7, यह प्रथम समीकरण है, और 2x धन y बराबर 5 यह द्वितीय समीकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम समीकरण में 2 अज्ञात चर है, एक x है और एक y जिसका मान ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक अज्ञात चर का, जैसे x का मान हम y के पद में ज्ञात करेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर इसी मान को हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो जब हल करेंगे तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा दूसरे चर का। फिर y का मान जो है हम किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करके फिर हम प्रथम चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम इसे कहते हैं, तो बच्चों इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब यहाँ समीकरण क्या है,
x प्लस 2y बराबर 7, ये पहला समीकरण है ना। तो हम जब x का मान y के पद में ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, अब देखिए जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2y ना। तो ये 7 पहले से है तो 7, और जब ये बाएं से दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा ऋण 2y। तो ये x का मान हो गया y के पद में, y के पद में 7 ऋण 2y हो गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि x बराबर 7 ऋण 2y, x बराबर 7 ऋण 2y को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। x बराबर 7 ऋण 2y को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यह है 2x धन y बराबर 5, यही समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान कितना है, 7 ऋण 2y, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा हो गया, और x बराबर लिख देंगे 7 ऋण 2y, तो हो गया 7 ऋण 2y और धन y बराबर 5। जब इसे हल करेंगे तो देखिए 2 का गुणा 7 में भी होगा और 2 का गुणा ऋण 2y में भी होगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ हो गया ऋण और 2 दूनी 4 y और धन y बराबर 5। अब यहाँ पर 4y और धन y क्या है, यह ऋण है और ये धन है, तो ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है ना। तो 4y में से, ऋण 4y में से जब एक धन y जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ऋण 3y, अब बराबर करेंगे तो यह 5 है, और जब 14 इस साइड में जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ ऋण 3y बराबर हो गया, अब 5 ऋण 14, तो यहाँ धन है या ऋण है तो ये घट जाएगा, तो बच जाएगा 14 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 9 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया ऋण 3y बराबर हो गया ऋण 9, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 9 बटा ऋण 3, 3 3 के 9 बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3, ठीक है ना। अब एक अज्ञात चर का मान निकल गया, y बराबर 3। अब पुनः हम लिखेंगे कि y का मान यानी y बराबर 3 किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे y का मान ना। तो लिखेंगे, जगह नहीं है, चलिए यहाँ दिखाते हैं, लिखेंगे कि आप कोई समीकरण ले लीजिए इच्छा से, चाहे पहला ले लीजिए चाहे दूसरा ले लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, पहला ले लेते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 7 है, और y का मान 3 रखेंगे तो x धन 2 गुणे 3 बराबर 7, तो x धन 6 बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, तो x बराबर हो गया 1। तो इस तरह से आप देखें कि प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण को हल करने पर हमें दोनों अज्ञात चर का मान ज्ञात हो गया, x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 3। तो यही पर समीकरण का हल होगा, और इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब बच्चा दूसरा विधि है विलोपन विधि। तो जैसा नाम है विलोपन, विलोपन माने समाप्त होना, विलोप हो जाना। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे 2 समीकरण दिया होता है तो उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक अज्ञात चर का क्या होता है, विलोप हो जाता है, ठीक है ना। तो बचता है एक अज्ञात चर, फिर हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर उस मान को हम किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करके फिर दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। चलिए समझते हैं
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 2x ऋण वाई बराबर 8। अब इस समीकरण को यहाँ जोड़िए, चलिए फिर से लिख देते हैं। अब समीकरण x धन वाई बराबर 7 है और यहाँ समीकरण 2x धन ऋण वाई बराबर 8 है, ठीक है ना। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो ये जुड़ करके 3x हो जाएगा। और यहाँ धन y है, यहाँ ऋण y है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ 3x बराबर हो गया और 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। यह क्यों ऐसा हुआ, यह समीकरण 1 और धन समीकरण 2 करने पर हुआ, ठीक है ना। तो आगे लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर। तो यहाँ आप देखें कि एक अज्ञात चर जो y था उसका क्या हो गया, विलोप हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब बच गया केवल एक अज्ञात चर x। तो 3x बराबर 15 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3। तो 3 5 15, अर्थात x बराबर हो गया 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि x एक चर का मान ज्ञात हो गया, x का मान ज्ञात हो गया। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे कि x बराबर 5 ना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, या समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर, बात एक ही है। तो x बराबर 5 जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है। x प्लस वाई बराबर 7 है, यह समीकरण 1 है। अब यहाँ x का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 कर दिए, धन y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अब जब 5 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, तो y बराबर हो गया 2। तो इस तरह से आप देखें कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 और समीकरण 2x ऋण वाई बराबर 8 में x और y का मान हो गया, x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 2। यही समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो बच्चों आज बस इतना ही।